डियर स्टूडेंट्स, 6th सेम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपका हिस्ट्री का ये लेसन सेकंड और वीडियो 4th है। हम पिछली वीडियो जितनी 3 वीडियो आई उसमें 6 कारण हम पढ़ आए हैं कि अमेरिकी क्रांति क्यों हुई, उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियां या कारण क्या थे। आज हम 7वां बिंदु देखने वाले हैं। 7वां बिंदु थोड़ा बड़ा है। जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों की कठोर नीतियां। जॉर्ज तृतीय कौन था? ये इंग्लैंड का सम्राट था। इसी के माध्यम से शासन चलता था, जिसका अमेरिका के उपनिवेशों से शासन समाप्त हो गया था। वस्तुतः 1763 से 75 के मध्य जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्री कठोर, मूर्खतापूर्ण, अदूरदर्शी नीतियों ने उपनिवेशों को ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत करने व सशस्त्र युद्ध करने के लिए मजबूर किया। क्या थी? जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों की कठोर, मूर्खतापूर्ण, अदूरदर्शी नीतियां थी, जिनके कारण से मजबूर हुए बगावत के लिए उपनिवेश, और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। सशस्त्र का मतलब हथियारों के साथ विद्रोह किया। उल्लेखनीय है कि 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। आपको ध्यान होगा, पूर्व इंग्लैंड ने उपनिवेशों से धन प्रत्यक्ष कर के द्वारा एकत्र करने का प्रयास नहीं किया। जब 7 वर्षीय युद्ध हुआ तो उसमें इंग्लैंड के ऊपर काफ़ी कर्जा बढ़ जाता, हम पीछे बढ़ के आए हैं। तो उसके बाद प्रत्यक्ष कर नहीं लगाए, क्योंकि उसको पता था कि प्रत्यक्ष कर अगर लगाएंगे तो फिर बगावत ज़्यादा हो जाएगी। परंतु इस युद्ध के कारण ब्रिटेन का ऋण ज़्यादा बढ़ गया था। ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अतः वहाँ की सरकार इस ऋण का एक भाग अमेरिकी उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाकर, अब प्रत्यक्ष कर लगाकर एक भाग जो है ऋण का चुकाना चाहती थी, एक भाग लगाना चाहती थी, जिससे कुछ कर्जा पूरा हो, कुछ कर्जा चूक जाए। तो उपनिवेशों ने इसका जोरदार विरोध किया। तो क्या क्या घटनाक्रम घटता है? जॉर्ज ग्रेनविले के आर्थिक उपाय। जॉर्ज ग्रेनविले के आर्थिक उपाय क्या थे? जॉर्ज तृतीय के सत्तारूढ़ होते ही, जैसे ही जॉर्ज तृतीय सम्राट बनता है, अमेरिकी उपनिवेशों के नीति में जो है परिवर्तन आ जाता है। इंग्लैंड की नीति में प्रधानमंत्री पिट होते थे, उन्होंने पद छोड़ दिया। उसके स्थान पर जॉर्ज गिले आता है, ग्रेनविले। स्वभाव से गंभीर और परिश्रमी ग्रेनविले ने राष्ट्रीय ऋण को कम करना तय किया। स्वभाव से गंभीर और मेहनती थे। वो तय करते हैं कि ऋण जो है इंग्लैंड का कम करना है, किसी भी तरह से इंग्लैंड को कर्जे से उभारना है। तो उसके मंत्रिमंडल ने एक मत से यह स्वीकार किया कि अमेरिकी उपनिवेशों में कठोर शासन की व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्रिमंडल एक मत से कहता है कि अमेरिकी उपनिवेशों में और कठोर शासन व्यवस्था की जरूरत है। कठोर शासन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। उपनिवेशों को शासन व्यय और संरक्षण व्यय के भार को उठाने के लिए विवश करना चाहिए। शासन व्यय और संरक्षण व्यय। ये संरक्षण व्यय क्या है? जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उस रक्षा पर जो खर्च पड़ता है, तो इनका जो भार है ये उपनिवेश उठाए। अगर नहीं उठाए तो इसके लिए विवश जो है करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए कि तुम लोग ये भार उठाओ। फिर उसके बाद शुगर एक्ट आता है 1764। ये क्या होता है? इस अधिनियम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि अंग्रेजी उपनिवेशों
एवं प्लांटेशंस से प्राप्त कुछ करों को इनकी सुरक्षा में किया जाए। इस एक्ट द्वारा फ्रांसीसी और स्पेनी वेस्टइंडीज से आयात किए जाने वाले सिरे पर, ये हम कुछ पढ़ के भी आए थे, जो सिरे का मामला था, सिरे पर जो फ्रांस और स्पेन का जो उपनिवेश था वो था वेस्ट इंडीज। उस वेस्ट इंडीज से सीरा आयात करता था अमेरिका, और उस सिरे पर एक कर लगा दिया जाता है, आयात कर। वो 6 पेंस प्रति गैलन होता है। 6 पेंस एक मुद्रा है और प्रति गैलन माप का जो है वो है, तो ये लगा दिया जाता है। और फिर जो है घटाकर, पहले लगाया जाता है, ये तो घटाकर कितना कर दिया, अब 3 पेंस कर दिया। परंतु पहले कठोरता से वसूला नहीं जाता था, अब कठोरता से वसूलना तय किया कि अब कठोरता से वसूलना तय किया, वसूला जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तस्करी पर रोक लगाना तय हुआ। शुगर एक्ट को लागू करने के निर्देश सशस्त्र पोत कमांडरों को दिए गए। लागू कौन करेंगे? सशस्त्र पोत कमांडर, जिनके पास शस्त्र होंगे और वो कमांडर भी हैं पोतों के, उनको कहा कि आप ये कानून लागू करो। तस्करी के जरा सा संदेह पर वो किसी भी जहाज की तलाशी ले सकते थे अगर उनको लगता है कि तस्करी हो रही है। शुगर एक्ट के माध्यम से वास्तविक चुंगी वसूली से उपनिवासियों से भारी नाराजगी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा था, आर्थिक नुकसान हो रहा था। वे इस प्रकार की कर वसूली को अनुचित मानते थे। इस एक्ट के अलावा ब्रिटिश सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जो टैक्स है वो बढ़ाकर 2.5% से 5% कर दिया। कर चोरी या तस्करी पर अंग्रेज अधिकारी सर्च वारंट समझते होंगे, सर्च कर सके हैं, एक वारंट एक जारी करता है पत्र से, जो भी अधिकारी है, उससे गोदामों या किसी भी व्यापारी के घर पर जब चाहे तलाशी ले सकते थे। इन सर्च वारंटों का भी बड़ा विरोध हुआ। जेम्स ओटिस नामक वकील ने बोस्टन में इसका कड़ा विरोध किया, तो इन आदेशों को अमेरिकी जो नागरिक थे उनके मूलभूत जो अधिकार थे उनका उल्लंघन माना गया। तो ये हमने पढ़ा किस तरह से। उसके बाद आता है स्टाम्प एक्ट 1765। स्टाम्प एक्ट की क्या विशेषताएं हैं? पहले अभी तो ये ऊपर वाला जो एक्ट है इसी की नहीं, 1764 में जो है परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। शीघ्रता से एक एक्ट और पास कर दिया जाता है दोनों सदनों में, वो है स्टाम्प एक्ट 1765। इसका उद्देश्य भी जो है आर्थिक हित ही थे, अमेरिकी लोगों से आय को वसूलना था। इसके अनुसार समाचार पत्रों तथा कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य है। ये स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया गया। किन चीज़ों पर? दस्तावेजों पर, पत्रिकाओं पर, और कानूनी कोई दस्तावेज है तो उस पर। स्टाम्प एक्ट का समाचार आते ही आक्रोश की लहर आ जाती है उपनिवेशों में कि ये तो जाती है। विद्रोह की आशंका देखते हुए ग्रेनविले सरकार ने विद्रोह की आशंका देखते हुए एक क्वार्टरिंग एक्ट था, इसको भी हम देखेंगे क्या था ये। इस एक्ट का क्या आशय था, क्या मतलब था कि उपनिवेशवासियों को अंग्रेजी सैनिक अफसरों तथा सिपाहियों को सराय तथा मध्य सैलाव तथा खाली मकान में न केवल रहने देगा बल्कि उनके खान पान का भी प्रबंध करना होगा। क्वार्टरिंग एक्ट क्या है कि अफसर, अंग्रेजी जो अफसर है, सिपाही है, उनको न केवल आवास के साथ साथ खाना पीना भी देना पड़ेगा, खाने का भी प्रबंध करना था। चाहे खाली मकान हो, मध्यशाला हो, जो शराब जहाँ पीते हैं, चाहे सराय हो। तो इस एक्ट से भी काफ़ी उथल पुथल जो है पैदा अमेरिकी समाज में हो जाती है।
व्यापारियों ने अंग्रेजी वस्तु का आयात न करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा भी किसी तरह से तो विरोध दर्ज कराएं, तो आयात न करने का फैसला लेते हैं वो। वकीलों ने भी साथ दिया तथा कुलीनों ने भी आवाज उठाई। वकील, कुलीन, सब वर्ग धीरे धीरे साथ आ रहे थे। उन्होंने वही जैसा अपने भारत में भी हुआ था, लेसन नंबर 4 में, अपने सेमेस्टर नंबर 4 में, अपने 4th में देखा हुआ, बिना प्रतित्व के कर नहीं, प्रतिनिधि तो अगर नहीं देंगे तो कर नहीं लगाया जा सकता। तो उग्र प्रदर्शन जो है चल पड़ते हैं इसके विरोध में। उपनिवेशों की सभाओं ने एक्ट के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किए। 1765 में न्यूयॉर्क में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की कांग्रेस ने एक सामूहिक विरोध पत्र तैयार किया। 9 प्रदेश थे, 9 उपनिवेश थे, उन्होंने एक सामूहिक विरोध पत्र कि हम एक हैं और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इससे भी अधिक उग्र प्रदर्शन न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कैरोलिना, मैसाचुसेट्स आदि में हुए। सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन ने स्टाम्प बेचने वाले एजेंटों को घेर कर इस्तीफा देने या भाग जाने के लिए मजबूर किया। सार्वजनिक रूप से जला दिया गया इनको स्टाम्पों को। बोस्टन में चीफ जस्टिस थॉमस हचिंसन के घर को उग्र भीड़ ने तोड़ फोड़ डाला। चीफ जस्टिस थे वो बोस्टन में। अमेरिकी उपनिवेशों में भारी विरोध तथा अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार से अब इंग्लैंड में भी खलबली थी, क्योंकि आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा था, क्योंकि व्यापार ठप हो गया था। ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के जो व्यापारी थे उनका बुरा हाल हो गया था। कारखानों में कारीगर बेकार होने लगे, जगह जगह असंतोष फैलने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने स्टाम्प एक्ट पर पुनर्विचार का निर्णय लिया, भी हम ठीक है इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। उसी समय ग्रेनविल के स्थान पर रॉकिंगम, कौन आ गए प्रधानमंत्री, अब रॉकिंगम बन जाते हैं। रॉकिंगम सरकार ने इस एक्ट को रद्द ही कर दिया कुछ समय बाद 1766 में। इससे उपनिवेशवासियों ने अपनी जीत माना और खुशी की लहर आई। तो ये एक क्रांति का बीजारोपण था, शुरुआत थी, इससे बीज डल गया था। रॉकिंगम का डेक्लेटरी एक्ट, तो कुछ तो रॉकिंगम भी करेगा। उन्होंने स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया, परंतु ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों के दावे को स्वीकार नहीं किया। संसद ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया। कि संसद को अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार नहीं कर लगाने का, इस दावे को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ब्रिटिश संसद ने ही, जिसके ऊपर यह आरोप था। इस आशय को लेकर वो रॉकिंगम जो है एक एक्ट पास करता है। इस एक्ट के अनुसार ये घोषणा की गई कि अमेरिकी उपनिवेश, क्या घोषणा होती है इस एक्ट से, कि अमेरिकी जो उपनिवेश हैं वो सम्राट और इंग्लैंड की जो संसद है उसके अधीन है। सम्राट और संसद को सभी प्रकार के नियमों को पारित करने का अधिकार है। इस घोषणा का अमेरिका में काफी विरोध होता है। टाउनशेंड की कर नीति। रॉकिंगम सरकार का पतन होने के बाद विलियम पिट सरकार बनाते हैं। अब विलियम पिट की सरकार आ गई। टाउनशेंड इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, धन का काम देखते थे। उनका मानना था कि अमेरिकी आंतरिक करों का तो विरोध करते हैं, परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य हैं। बाहरी कर अमेरिकियों को स्वीकार्य हैं, ये उनका मानना था।
स्टाम्प एक्ट के कटु अनुभव से लाभ न उठाकर टाउनशेंड ने ताबड़तोड़ अनुभव का लाभ नहीं उठाया, ताबड़तोड़ 3 एक्ट पास कर दिए, पार्लियामेंट में पारित करवाए। पहले एक्ट, फर्स्ट एक्ट क्या था? फर्स्ट जो एक्ट था 1767 में, उसमें क्या था? शीशे, शीरे, पेंट, चाय, कुछ वस्तुएं थी और कई वस्तुओं पर जिनका आयात अमेरिका में होता था चुंगी लगाई जाए, चुंगी लगा कर कर्मचारियों को इससे वेतन दिया जाए। ये पास किया। दूसरे एक्ट में तय हुआ, सेकंड एक्ट क्या था कि आयात उपनिवेशों में उत्पादित जो वस्तुएं हैं चुंगी की वसूली ब्रिटिश जो सरकार द्वारा नियुक्त अंग्रेज कमिश्नर ही करेंगे, ब्रिटिश ही करेंगे, मतलब कुल मिलाकर अमेरिकी नहीं करेंगे। थर्ड क्या आता है? चाय एक्ट है एक प्रकार से ये, जिसके द्वारा उसकी चाय की जो चुंगी थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका को भेजी जाने वाली चाय पर लगाती थी। कठोरता से इन अधिनियमों को लागू करने का प्रयास किया गया। अमेरिका में चुंगी अधिकारियों को अधिकार दिए गए कि वे तस्करी रोकने के लिए या तस्करी की आशंका पर तलाशी ले सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने अधिनियमों के विरुद्ध, जॉन डिकेंसन थे, इन अधिनियमों के विरुद्ध एक लेख श्रृंखला प्रकाशित की, लेख लिखे लगातार, जिसका शीर्षक था पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र, ये इसका शीर्षक था। लेखों में तर्कों द्वारा तर्क दिए गए, तर्कों द्वारा स्पष्ट किया गया, बल दिया गया कि यह अधिनियम इंग्लैंड के कानून और प्रथा के विपरीत है, कि इंग्लैंड की प्रथा के भी विपरीत हैं नियमों के। अतः उपनिवेशों को स्वीकार नहीं करने चाहिए। उपनिवेश के अनेक व्यापारियों ने ब्रिटिश वस्तुओं का आयात न करने का निर्णय लिया, वही आयात नहीं करेंगे। सन्स ऑफ लिबर्टी जो संस्था थी वो सक्रिय हो जाती, सन्स ऑफ लिबर्टी, आजादी के पुत्र। ऐसी घटनाएं बोस्टन में ज्यादा सक्रिय थी, बोस्टन में ज्यादा सक्रिय भूमिका थी। बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार 2 सेना की जो है टुकड़ी नियुक्त कर देती है। इन सैनिकों पर 5 मार्च 1717 को कुछ लोगों की भीड़ ने बर्फ के गोले और पत्थर फेंक कर इनका मजाक उड़ाया, गोली चला दी, फिर इन्होंने 4-5 लोग भी मारे गए। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में तो ऐसे अंग्रेजों के समय में ऐसे कितने हजारों कांड होंगे, नाम दे तो एक क्या पता कितने हजारों पन्नों की, लाखों पन्नों की किताब भर जाए। तो इस सारे से आक्रोश की जो लहर है वो अमेरिका में आ जाती है, उपनिवेशों में आ जाती है। आखिर में दोषी सैनिकों पर मुकदमा भी चलाया जाता है। और इसके दिन ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री
अब बन जाते हैं लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने इन करों को निरस्त कर दिया जो कि टाउनशेंड ने लगाए थे। सिफारिश की, परंतु ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए केवल चाय पर चुंगी शुल्क को बनाए रखा। तो ये हमने पढ़ा टाउनशेंड की कर नीति थोड़ी बड़ी थी। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको समस्या ना आए, आप अच्छे से इसको कर सकें, रिवाइज भी कर सकें। क्रांति का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण था ब्रिटिश सरकार की विशिष्ट चाय नीति। लॉर्ड नॉर्थ जो अभी हमने पढ़ा नए प्रधानमंत्री आए थे, उनकी नीति थी ये। चाय पर चुंगी को ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का प्रतीक मानते हुए हटाया नहीं गया। प्रभुसत्ता का प्रतीक मानते हुए चाय पर जो कर था नहीं हटाया। और अब यह व्यवस्था की गई कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अमेरिका को चाय भेजेगी। लॉर्ड नॉर्थ का विचार था कि इससे अमेरिकी वासियों को चाय सस्ती दर पर मिलेगी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने वित्तीय संकट से उभरने में मदद मिलेगी। चाय सस्ती और इंग्लैंड को वित्तीय संकट से उभरेगा। दोहरा फायदा था, दोनों को फायदा था, ये इसका मानना था। नई व्यवस्था में चाय के संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार हो जाता है कंपनी का। चाय की इस विशिष्ट नीति का अमेरिका के व्यापारियों और जनता ने तीव्र विरोध किया। इसका कारण था कि अमेरिका के लोग न तो तस्करी द्वारा और न ही वैधानिक तरीके से, न तस्करी से और न वैधानिक तरीके से व्यापार कर सकते थे चाय का। और अमेरिका के सामान्य लोगों ने भी नीति पसंद नहीं की। क्योंकि उन्हें लग रहा था चाय पर चुंगी कर के माध्यम से कर लगाने के अधिकार को जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश सरकार है, डंके की चोट पर बार बार सिद्ध करना चाह रही है। तो इसको सिद्ध तो उन्होंने करना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वतंत्रता प्रिय लोग थे। वस्तुतः नई चाय नीति में उन्हें अपने अपमान की बू आ रही थी। अपमान की सुगंध, बू कहेंगे हम दुर्गंध को और सुगंध कहेंगे हम अच्छी चीज को, तो बू आ रही थी। तो ये क्रांति का तत्कालिक कारण था। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे क्रांति की शुरुआत, प्रगति और घटनाक्रम। इसको भी हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे और पाठ को आसानी से ख़त्म करेंगे।